हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल में भौतिक स्वरूपों की। भौतिक स्वरूप लंबा चैप्टर है। इसके अंदर हमने बात कर ली थी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, हमने बात की इसके अंदर उत्तर का विशाल मैदान। अब बात कर रहे थे हम प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार में हमने 8 प्रकारों में उसको बांटा था, जिसमें कि उत्तरी उच्च केंद्रीय भूमि या उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा प्रकार दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि की बात की। उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि में हमने 5 प्रकार पढ़े: अरावली प्रदेश, पूर्वी राजस्थान का मैदानी भाग, मध्य भारत वाला, और उसके बाद में जो मालवा का पठार, बुंदेलखंड वाला, ये 5 प्रकार देखे थे। उसके बाद हमने विंध्याचल वाले में विंध्याचल का कगार, विंध्याचल श्रेणी, और उसके बाद जो नर्मदा घाटी है उसकी बात की। उसके बाद में हमने बात की उत्तरी दक्कन प्रदेश की, जिसके अंदर सतपुड़ा रेंज है और महाराष्ट्र या मराठा का पठार है। सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल पर्वत श्रेणी दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं, दोनों ही ब्रह्मोत्तर पर्वत हैं। इसके बाद हमने दक्षिणी दक्कन प्रदेश की बात की, जिसमें कर्नाटक की उच्च भूमि की बात की, जिसमें उच्च भूमि में मालनाड वाला क्षेत्र। हमने तेलंगाना पठार की बात की। तेलंगाना के पठार के उत्तरी सीमा को रॉयल सीमा और दक्षिणी सीमा को हैदराबाद की सीमा कहा जाता है। ये हमने 4 प्रकार देख लिए थे। अगला प्रकार जो हम ले रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार में, हमारा टॉपिक तो था प्रायद्वीपीय पठार। इसके अंदर हम बात कर रहे थे 5वें प्रकार की। वो 5वां प्रकार हम देख लेते हैं कहाँ पे था। यहाँ पे हमने बात की हुई है, ये तो हो गया आपका पहला प्रकार, ठीक है। इसके बाद हो गया यहाँ पे ये दूसरा प्रकार, और ये तीसरा प्रकार और चौथा। यहाँ हमने बात की ये वाला क्षेत्र उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि, ये वाला उत्तरी दक्कन, ये दक्षिणी दक्कन, और यहाँ पे ये जो भाग है 5वां प्रकार है, ये है पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम 5 भागों में इसको बांटते हैं। इधर हम देखते हैं गढ़ जात की पहाड़ियाँ या राजमाल की पहाड़ियाँ। यहाँ पे बात करें तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, और ये ऊपर छोटा नागपुर का पठार, और यहाँ पे महानदी बेसिन, और ये नीचे वाला दंडकारण्य क्षेत्र। ये वाला कौन सा हो गया, हम नाम लिख देते हैं सबके। बघेलखंड, बघेलखंड। दूसरा हो गया यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तीसरा हो गया यहाँ पे गढ़ जात की पहाड़ियाँ, और अगला प्रकार हम ले रहे हैं यहाँ पे महानदी बेसिन, और नेक्स्ट है दंडकारण्य क्षेत्र। इनकी बात करेंगे हम। यहाँ पर ये बघेलखंड पूर्वी भाग है, जैसे यहाँ पे बघेलखंड है, इधर बुंदेलखंड था। हमने उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि में बुंदेलखंड पठार की बात की। दोनों सिमिलर शब्द हैं, बुंदेलखंड बघेलखंड, तो इसको ध्यान में रखना। बघेलखंड है वो छोटा नागपुर या पूर्वी पठारी का क्षेत्र है, और जो उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि है उसका बुंदेलखंड है, ठीक है। ये यहाँ पे एमपी और यूपी से संबंधित है। ये वाला छोटा नागपुर के पठार से भी संबंधित है। एमपी यूपी में तो है ही है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। ये जो भाग है, ये भाग प्रायद्वीप का मुख्य भाग है, ठीक है। मुख्य भूमि में इसका पूर्वी भाग है, इसको पूर्वी पठारी क्षेत्र कहते हैं। इसमें 5 प्रकार बघेलखंड पढ़ा हमने,
उसके बाद छोटा नागपुर का जो पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये झारखंड में है ज़्यादा। यहाँ पे एक शहर का नाम है रांची, इसकी राजधानी। उस रांची के पास में कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है अपने को, उनको बोलते हैं पाट प्रदेश। क्या बोलते हैं? पाट प्रदेश। ठीक है, पाट प्रदेश क्या होते हैं ये देखो। जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो वो लावा जहाँ पे जमता है, देखो लावा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से? एक तो होता है क्षारीय और एक होता है अम्लीय। इनको समझ लो। जब धरातल के अंदर सिलिकॉन की मात्रा तो होती है, लावा में सिलिका की मात्रा होती है, ठीक है। जब लावा में सिलिका की मात्रा, किसकी मात्रा? सिलिका की मात्रा 66% से अधिक, 66% से अधिक होती है, वो लावा अम्लीय प्रकार का होता है और गाढ़ा होता है। कैसा होगा? गाढ़ा, शहद की तरह। ये जो क्षारीय है, इसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 66% से कम। ये कैसा होगा? ये पतला होगा। समझ गए बात? लावा दो प्रकार का होता है, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय लावा गाढ़ा होगा, क्षारीय लावा पतला होगा। कारण क्या है? सिलिका की मात्रा। सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी, 66% से अधिक, तो वो अम्लीय प्रकार का लावा होता है, और जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है वहाँ पे क्षारीय प्रकार का लावा होता है। अब देखो इनका योगदान कैसे है। ये कोई क्षेत्र है जिसमें ये ज्वालामुखी का नली या पिच्छक है, पिच्छक बोलते हैं इसकी नली को। यहाँ से धरातल के अंदर से जो मैग्मा आता है बाहर, अगर ये गाढ़ा मैग्मा होगा तो ये मैग्मा यहीं पे जमता चला जाएगा। जहाँ से निकला इसकी नली के पास में ही इसका जमाव होता चला जाएगा और ये पर्वतीय क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र। ये उतलाकार आकृति में बनता है, ऐसे। समझ गए बात? यानी कि जो गाढ़ा मैग्मा होगा या अम्लीय प्रकार का मैग्मा होगा, वो मैग्मा ज्वालामुखी की नली से निकलते इसके पास में ही जमता चला जाएगा। यहाँ से निकला और पास में इसका जमा होता हुआ चला जाएगा और एक पर्वतीय क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है। अगर ये लावा क्षारीय होता, अगर ये लावा क्षारीय होता, यहाँ पे कोई नली है इसकी ज्वालामुखी से, यहाँ से कोई लावा निकला हो, तो ये अगर पतला होता, क्षारीय होता, तो ये दूर तक फैलता, ये दूर तक फैलता और फैल करके जमता। तो ये किसका निर्माण कर दिया यहाँ पे? पठार। यानी ये धरातल के पास में ही है, ये ऊंचाई पे है, यानी 1000 मीटर से ऊंचा होगा, इसका मतलब पर्वत, और 600 से 1000 के बीच में पठारी भाग, और 600 से नीचे वाले क्षेत्र को मैदान बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में ये जो पठार का निर्माण हुआ, ये किस मैग्मा से हुआ? क्षारीय मैग्मा से हुआ, यानी पतला मैग्मा से हुआ। ये अवतलाकार आकृति में बनता है, ऐसे अवतलाकार रूप में बनता है। तो यहाँ पे जो लावा का जमाव हुआ इस भूमि में ज्वालामुखी के कारण, छोटा नागपुर के पठार के पास में, यहाँ पे इन क्षेत्रों में जो ये लावा का जमाव था, इसके जो अवशिष्ट भाग थे उनको, यहाँ पे सबको तो पूरा को तो क्या कहते हैं? टेबुलैंड या पठारी क्षेत्र। ये पूरा तो क्या? टेबुलैंड या पठारी क्षेत्र। जब उसके अनाच्छादनात्मक जो प्रक्रम है, मैंने कल भी आपको बताया होगा, कल वाले वीडियो में, कौन से प्रक्रम? अनाच्छादनात्मक जो प्रक्रम हैं, जिसमें अपक्षय अपर्दन की क्रिया होती है, उनके कारण जो अवशिष्ट, यानी कि एक कमरे को ले लीजिए आप, कमरे में आप लावा का जमाव कर दीजिए। ठीक है। अब इसके अंदर अपक्षय क्रिया के कारण तो वो लावा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो आपने इतना बड़ा क्षेत्र लिया, ये वाला क्षेत्र ले लिया आपने, ठीक है, ये लावा का जमाव है। अब इसमें अपक्षय होगा तो इसमें दरारें आएंगी, अपने स्थान पे टूटेगा फूटेगा, इसमें क्या आ गई? दरारें आ गई। अब इसके अंदर अपर्दन की क्रिया होगी, जो बाह्य शक्तियाँ होती हैं, पवन है, नदियाँ हैं, हिमानी है, इनके कारण
ये यहाँ से इस भ्रंश रेखाओं से धूल जो होगी या मिट्टी होगी वो मिट्टी हवा के साथ में बह के आगे निकल जाएगी या पानी से कटाव करके ये आगे निकल जाएगी। तो इनके छोटे छोटे भाग बने या नहीं बने, यहाँ पे इनके छोटे छोटे भाग बन जाते हैं, यानी इतने बड़े क्षेत्र के ये बीच वाला भाग कट गया और ये छोटे छोटे रूप बन गए। तो इनको बोलते हैं, बड़े रूप को मेसा बोलते हैं और छोटे रूप को क्या बोलते हैं, बूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसा बूटी, मेसा बूटी। कहाँ बोलते हैं, रांची के समीप, झारखंड में छोटा नागपुर के पठार, अब वहाँ पे ये स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। बड़े रूप को क्या बोलते हैं, मेसा, और छोटे रूपों को क्या बोलते हैं, बूटी। जब इन मेसा बूटी पर जो ये बचे हुए भाग हैं ऊपर की ओर, जो लावा के जमाव के बचे हुए भाग हैं, इनके ऊपर अगर लेटेराइट मिट्टी का निक्षेप है, यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी है, उन लेटेराइट मिट्टी को पूरे को संपूर्ण रूप में, जैसे इतनी दूर में है, तो इनको बोलते हैं पाठ प्रदेश। क्या बोलते हैं, पाठ प्रदेश। वापस बोल रहा हूँ, एक लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लावा के जमाव से जो अवशिष्ट, जो बची हुई, यानी अनुसाधनात्मक प्रक्रमों के काट छांट करने के बाद में जो बची हुई या अवशिष्ट रूप में जो स्थलाकृतियाँ हैं छोटे रूप में, उनको मेसा बूटी कहते हैं। ठीक है, मेसा बूटी उनको कहते हैं। और उन मेसा बूटी के ऊपर अगर लेटेराइट के निक्षेप हैं तो वहाँ पर ये जो क्षेत्र है वो पाठ प्रदेश कहलाता है। ठीक है, लेटेराइट कहाँ से बनती है, ये अधिक तापमान उष्णाद्र वाले क्षेत्र बनते हैं। कौन सा क्षेत्र हो गया, उष्णाद्र, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा और आर्द्रता ज़्यादा होगी, यानी वर्षा का ज़्यादा होगी, उन क्षेत्रों में ऐसे निक्षेप देखने को मिलते हैं, लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। यानी लेटेराइट मिट्टी का निर्माण ही कहाँ होता है, जहाँ पे तापमान ज़्यादा हो और वर्षा ज़्यादा हो। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में जो खनिज लवण वाले क्षेत्र हैं उसके अंदर जो रासायनिक तत्व वो तो बह करके आगे निकल जाते हैं, और उसके अंदर जो लोह तत्व की मात्रा है, बॉक्साइट, एल्युमिनियम के जो तत्व हैं वो वहीं पे रह जाते हैं, क्योंकि वो पानी के साथ घुल नहीं सकते, वो वहीं पे भारी होते हैं, तो वहीं रह जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो भीगने पे तो दलदली हो जाएगी और सूखने पर ईंट के समान कठोर हो जाएगी। तो वहाँ पे वो ईंट के समान जो कठोर होने वाली मिट्टी है उसी को लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है। वो कहाँ मिलता है, यहाँ छोटा नागपुर के पठार के पास में, यहाँ पे पाठ प्रदेशों में मिलती है। जब हम मिट्टियाँ पढ़ेंगे तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने इसकी बात कर ली। यहाँ पर इसके पूर्वी भाग में, यानी कि छोटा नागपुर का पूर्वी सीमा बोल सकते हो, छोटा नागपुर की पूर्वी सीमा भी बोल सकते हो आप, और मुख्य भूमि, मुख्य प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी सीमा, मुख्य की बात कर रहा हूँ, पूरे की नहीं, पूरा तो यहाँ पे छोटा वाला मेघालय पठार है वो भी इसका भाग है। तो मुख्य भूमि है इसकी एक साथ जुड़ी हुई पठार की, उसके पूर्वी भाग में राजमहल और गढ़जात की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, ये छोटा नागपुर वाला पठार हो गया जिसमें पाठ प्रदेश जैसे स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है अपने को। यहाँ पर ये पूर्वी भाग है, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ और गढ़जात की पहाड़ियाँ ये आपको देखने को मिलेगी। इसके दक्षिणी भाग में पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसके इस दक्षिणी भाग में यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये अपोवा बेसिन का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, अपोवा बेसिन का। यहाँ पे जो नदी निकल के आती है इधर, महानदी जो बोलते हैं आप, महानदी, ये महानदी का बेसिन क्षेत्र है। यहाँ पे जो मैदानी या पठारी भाग है वो पूरा का पूरा क्षेत्र बेसिन नुमा है, और वहाँ पे नदी कौन सी बहती होगी, महानदी बहती है। ठीक है, इसके दक्षिणी भाग में जो दंडकारण्य वाला क्षेत्र है इसको गोदावरी बेसिन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो गोदावरी नदी है उसी का नाम यहाँ पे लोकल नाम या स्थानीय नाम दंडकारण्य क्षेत्र है। ठीक है, तो ये बात हमने किसकी, पूर्वी पठारी क्षेत्र की बात कर ली है। अब बात करते हैं हम यहाँ जो पश्चिमी घाट व पहाड़ियाँ उनकी बात करते हैं। ये जो भाग है, ये भाग कौन सा है, ये तो पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये अंदर वाला, ध्यान रखना है इसको, यहाँ पे ये अंदर वाला पार्ट है, इसकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि बाहर वाला तो तटीय मैदान में आएगा, वो तो आगे नेक्स्ट पॉइंट बढ़ेंगे तब बात करेंगे इसकी। तो जो अंदर वाला आपको ये डैश से नज़र आ रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। ये है पश्चिमी घाट व पहाड़ियाँ, और इधर वाला पूर्वी घाट व पहाड़ियाँ, ये दोनों प्रकार पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, दोनों को साथ ले रहे हैं। यहाँ पर जो ये पश्चिमी घाट है, इसकी सीमा पर स्थित जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक और केरल।
ये वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र को पश्चिमी घाट को ही क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। इसका नाम क्या क्या है यहाँ पे, पश्चिमी घाट व पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट व पहाड़ियाँ, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री। हमने हिमाद्री की बात की, हिमाद्री तो हिमालय से संबंधित वाला क्षेत्र है और इसको बोलते हैं सह्याद्री। इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं कलसूबाई। क्या बोलते हैं, कलसूबाई। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसूबाई। आपको बुक में और भी नजर आएंगे लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई ही है, ठीक है। ये बात कर ली। इसको 3 भागों में बांटा है, उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी। 3 भागों में बांटा गया है पश्चिमी घाट को, उत्तरी भाग, मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी भाग। ये बात हो गई। अब यहाँ पर इन क्षेत्र में सह्याद्री के अंदर ही आप देखते हो कि इसको घाट क्यों बोला जाता है। ये घाट है क्या, आप घाट सब देखते हो। एक तो घाट होता है जो झीलें होती हैं उनके किनारे पे जो सीढ़ियाँ नुमा आकृति बनी हुई होती है झील के पास में जाने के लिए, उनको घाट बोलते हैं। राजसमंद में, राजसमंद चौकी के पास में भी उसके घाट बने हुए हैं। आप पुष्कर झील देखते हो तो उसके अंदर गो घाट है, गांधी घाट है, ठीक है, लक्ष्मी सरस्वती घाट है। तो वो घाट सीढ़ियों वाले किनारे वाले हैं, ठीक है। वैसे ही किनारे यहाँ पे है, प्रायद्वीपीय पठार है, इसका किनारा है ही, ठीक है। किनारे पे जो पर्वत और पहाड़ियाँ होती हैं उन्हीं को घाट बोला जाता है। तो सिंपल वे में हम इसकी परिभाषा क्या बोलते हैं, घाट की परिभाषा क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के किनारे पर स्थित पर्वत व पहाड़ियाँ घाट कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको घाट को ध्यान में रखना है कि इसके पर्वत और पहाड़ियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार के किनारे पर स्थित, तो उनको घाट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पश्चिमी घाट और पहाड़ियाँ हैं ये भारत की महत्वपूर्ण वाला क्षेत्र है, महत्वपूर्ण भाग रखता है। ये कैसे रखेगा, क्योंकि ये वाला क्षेत्र है ये जल विभाजक का काम करता है। कैसे करता है, देखो यहाँ पे हम भारत की बात करें पूरे की, तो पूरे भारत की बात करेंगे तो जैसे ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ से एक नदी या गोर्ज बनाती है, सतलज नदी, सतलज गोर्ज का निर्माण करती है। इस सतलज गोर्ज से लेकर के यहाँ से इसके दक्षिण में गंगा नदी निकलती है, यमुना निकलती है, ये तो जाती हैं इधर, ठीक है। यहाँ इस सतलज गोर्ज से लेकर के यहाँ राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र है अरावली, इसके समानांतर होते हुए आगे जाकर के यहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ऊपर वाली विंध्याचल है, दक्षिण वाली सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इनसे होते हुए वापस इधर आते हुए यहाँ पे दक्षिण में ये पश्चिमी घाट और पहाड़ियों के समानांतर आगे जाते हुए दक्षिण में मिलती है। आपको ये रेखा जो दिख रही है, इस रेखा को बोलते हैं भारत की जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा। समझ में आ गया आपको, कहाँ से कहाँ तक जाती है, सतलज गोर्ज से लेकर के अरावली के समानांतर होते हुए विंध्याचल और सतपुड़ा होते हुए ये पश्चिमी घाट के सहारे दक्षिण में जाती है। अब ये क्या काम करती है ये रेखा, ये काल्पनिक रूप में मानी हुई है अपनी, ठीक है। इसके इस तरफ की नदियां हैं वो तो सब जाएंगी अरब सागर में और इस तरफ वाली जाएंगी सब बंगाल की खाड़ी में। तो आपको जल विभाजक याद रखना है। जैसे यहाँ पे नदी आती है सिंधु नदी, वो अरब सागर में जाती है, जिसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये हैं। यहाँ अजमेर के पास में निकलती है, यहाँ पे ये घग्गर भी इधर ही आती है। यहाँ अजमेर के पास नागपाड़ पे निकलती है लूणी नदी, लूणी नदी भी इसमें आती है। दक्षिण में हम बात करें यहाँ पे पश्चिमी बनास, साबरमती नदियाँ वो भी इधर आती हैं। माही नदी है राजस्थान के दक्षिणी भाग में, वो भी इधर आती है। यहाँ नर्मदा नदी भी इधर, ताप्ती भी इधर, यहाँ पे जुआरी, मांडवी नदियाँ इधर आती हैं, शरावती नदियाँ इधर आती हैं। तो इस भाग के यहाँ से जो भी नदियाँ हैं वो सब इधर आएंगी, ठीक है। इधर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल खाड़ी में आती है, गंगा भी इधर से आती है तो वो यहाँ आती है, यमुना भी इसमें आती है और चंबल आती है वो भी इसी में, केन, बेतवा, सोन ये नदियाँ इसी में। यहाँ दामोदर नदी, हुगली नदी, इधर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ कहाँ आएंगी, बंगाली खाड़ी में।
तो ये जल विभाजक, जल को विभाजन करने वाला काम कौन करता है? यहाँ पे ये जल विभाजक रेखा, और ये जल विभाजक रेखा कहाँ से है? ये सतलज गौर से अरावली विंध्याचल सतपुड़ा होते हुए पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट है, ये जल विभाजक का काम करता है भारत में। ठीक है, तो ध्यान में रखना इस चीज़ को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अंदर दर्रे भी बने हुए हैं। किसके अंदर? पश्चिमी घाट में, जो कि इस समुद्री भाग से और प्रायद्वीप पे जो पठारी भाग है इसके अंदर आने का मार्ग बने हुए हैं। यहाँ पे इधर से अगर कोई आ रहा है तो इसके मार्ग के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये दर्रे बने हुए हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में। तो कौन कौन सा दर्रा है इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में 3 दर्रे हैं, यहाँ कर्नाटक में 2 दर्रे और केरल में भी 2 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं। उत्तर में यहाँ पे दर्रा है, उत्तर में जो दर्रा है इस दर्रे का नाम है यहाँ पे थाल घाट। क्या है? थाल घाट। आगे वाला है इसके दक्षिण में भोर घाट, और नीचे है दक्षिण में महाराष्ट्र में तो उसको बोलते हैं पार घाट। ठीक है, तीनों दर्रे कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। तीनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक में 2 हैं। एक तो कौन सा है? कुंभरले घाट, कुंभरले घाट है, और एक है अगुम्बे, अगुम्बे। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों कर्नाटक में हैं। इसके नीचे यहाँ पे है, उसका नाम है यहाँ पे है पाल घाट या पलक्कड़। कौन सा है? पाल घाट या पलक्कड़। और उसके दक्षिण में है, यहाँ पे ये हो गया। इसके दक्षिण में ये वाला है, इसको बोलते हैं सैनकोट, सैनकोट। इन दोनों कहाँ हैं? केरल में। ठीक है, तो ध्यान में रह जाएगा आपके। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला ऊपर के ऊपर थाल घाट, उसके बाद में भोर घाट, पार घाट, यहाँ पे कुंभरले, ये अगुम्बे, ये वाला पाल या पलक्कड़, और ये वाला सैनकोट। इतने प्रकार के यहाँ पे दर्रे हैं। इन दर्रे के कारण ही यहाँ प्रायद्वीपीय पठार आपस में पश्चिमी घाट से या पश्चिमी भाग के मैदान से जुड़े हुए हैं। पश्चिमी मैदान से सीधे प्रायद्वीपीय पठार को आने के लिए ये मार्ग बने हुए हैं, तो इनको ध्यान में रख लेना। हमने दर्रे हिमालय क्षेत्र में भी पढ़े थे, जिसमें मिनीटेक वगैरह, कराकोरम, जोजिला, बुर्जिल, पेड़ पंजाल वाले, जिसके अंदर सिपकिला है, माना नीति, लिपुलेख है, नाथुला है, जालेल्पा है, बोमडिल्ला है, दीपू है। इतने प्रकार के दर्रे हम हिमालय क्षेत्र में पढ़े थे। हम यहाँ पे ये दर्रे दक्षिणी भाग के पश्चिमी घाट में पढ़ रहे हैं। इन दर्रों को आप याद रखना। आगे की बात करें इनकी विशेषता, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट की जो ढाल है वो खड़ी ढाल है। जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये जो ढाल है इसका, ये घाट है यानी ये किनारा है, इसका जो ढाल है वो कैसा है? खड़ा ढाल है। इधर जैसे प्रायद्वीपीय पठार है तो इसका ये किनारा है, कगार है, ऐसी आकृति इसकी। जो उठा हुआ भाग है वो पर्वतीय क्षेत्र नहीं, लेकिन ये कगार है, यानी कि ये क्या है? कगार है। इसका जो ये पश्चिमी भाग है ये खड़ा ढाल है। इधर कैसा ढाल है? खड़ा ढाल, यानी यहाँ से कोई पानी गिराए तो वो पानी सीधा नीचे आएगा, ना कि इसकी ढाल के सहारे बहता हुआ आएगा। तो यहाँ पे ये भाग पर्वतीय स्वभाव रखता है। जो खड़ा ढाल है वो कैसा स्वभाव रखेगा? पर्वतीय, यानी जितनी भी यहाँ से नदियाँ निकलेगी या कोई भी जलधारा निकलेगी वो पर्वत का निर्माण करेगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्नाटक में शरावती नदी है। विश्व का या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है शरावती नदी पर, जोग या गरसोपा। ये भारत का सबसे ऊंचा है। कौन सा है? जोग या गरसोपा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में। और वो कौन सा है? जोग या गरसोपा। यानी कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी, जो कर्नाटक की नदी। ठीक है,
यानी कि इस खड़े ढाल के कारण यहाँ पे जो जितनी भी नदियाँ आती हैं, यहाँ सब नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण? एस्चुरी का। एस्चुरी की बात हमने कर ली थी। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भी इसी के यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं सब की सब एस्चुरी बनाती हैं, सब की सब अरब सागर में गिरती हैं और प्रपात का निर्माण करती हैं। ऊपर से नीचे गिरेगी तो प्रपात का निर्माण होगा, ठीक है। और इधर वाली नदियाँ पठारी भूमि के इधर वाली, जैसे यहाँ से कोई नदी बह के जाएगी तो इसके सहारे आगे बढ़ेगी, तो गोदावरी कृष्णा कावेरी मुख्य नदियाँ हैं वो इधर जाकर के बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। अगली विशेषता है इसकी, एक तो प्रपात बनाती हैं, एक खड़ा ढाल है। एक विशेषता हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे वृष्टि क्षेत्र जो बनते हैं, यानी पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, वो पश्चिमी घाट के कारण बनते हैं। कैसे बनेंगे देख लेते हैं इसको भी। यहाँ का जो भाग है ये वाला क्षेत्र, यहाँ जो ग्रीष्मकालीन पवनें आती हैं, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून वाली पवनें आती हैं, तो ये तो मैदानी भाग है, मैदान के तो ऊपर से निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो भाग है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये जो भाग है ये घाट वाला क्षेत्र है, जिसके प्रायद्वीपीय पठार का किनारा है, जिसके ऊपर पर्वत भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है, छोटी मोटी पहाड़ियाँ, जिसमें कल सुबह ही बात हमने की है। तो इस भाग में ये पवनें आएंगी तो ये भाग इसके सम्मुख वाला भाग होगा, इसके सामने वाला भाग होगा। और जब पवन के सामने वाले भाग में पवन आती है, ठीक है, जब ये देख लो हाइट की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। कितना घटेगा? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर घटेगा। अगर नीचे आएंगे तो ये यही दर से बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो इस दर से घटेगा। समझ गए? तो जब पवन या तापमान कम होगा या ठंडा तापमान होगा तो वहाँ पे जो जलवाष्प आर्द्रता पवन में मिलकर के जाएगी तो वो जलवाष्प बूंद का रूप धारण करेगी। जब पानी है गर्म होगा तो भाप में बदलता है, धीरे धीरे ठंडा होगा तो वो पानी में बदलता है, और ठंडा होगा तो वो बर्फ़ में बदलता है। तो वैसे ही यहाँ हाइट की ओर जाएंगे तो तापमान कम होने के कारण उस जलवाष्प का किस में बदल जाएगी? बूंद में बदल जाएगी, और बूंद यहाँ पे क्या कर देगी? फिर बरसात कर देगी। तो इस क्षेत्र में ये पवनें ऊपर की ओर जाएंगी तो तापमान घटेगा, और घटेगा तो यहाँ पे संघनित होकर के वर्षा कर देगी। इन क्षेत्रों में तो घनघोर वर्षा करेगी। पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का ये पश्चिमी भाग है, इसमें तो खूब वर्षा करेगी, ठीक है। और इसका जो पूर्वी भाग है, ये वाला भाग है, यहाँ से पवनें ऊपर से इस पर्वतीय क्षेत्र को पार करके जाएगी तो यहाँ तो इसकी आर्द्रता ख़त्म हो गई, बच्ची खुची इसकी आधी आर्द्रता है, इसमें पवनों में अभी भी आर्द्रता है। लेकिन एक तो ये पवनें नीचे उतरेगी, नीचे उतरना मतलब नीचे आएगी तो पवन वापस तापमान बढ़ेगा, पहला कारण। दूसरा, जब पवन इसके सहारे, इसकी ढलान के सहारे नीचे उतरेगी तो इसमें घर्षण होगा पवन के और उस ढाल के, तो घर्षण होने के कारण वो फिर गर्म होगी। तो ये भी एक कारण है यहाँ पे गर्म होने का। नीचे आएगी तो इसकी शुष्कता बढ़ जाएगी, यानी इसमें आर्द्रता कम हो जाएगी, तो ये वर्षा नहीं कर पाएगी। समझ गए बात? तो इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं करती, यहाँ पे वर्षा करती है। तो पश्चिमी घाट का या पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग में तो ये क्या करेंगी? वर्षा करेंगी। और पूर्वी जो भाग है इसका, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, इसके अंदर वर्षा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भारत का वृष्टि क्षेत्र है वो तो पश्चिमी भाग है इसका, और वृष्टि छाया क्षेत्र है वो पूर्वी भाग, कर्नाटक वाला। कौन सा? वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शेडो एरिया, वो कौन सा है? पूर्वी भाग वाला, जिसमें अर्धशुष्क प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की, ठीक है। तो ये आप बात तो इसको ध्यान में रख लेना। यह बात हमने किसकी कर ली? पश्चिमी घाट व पहाड़ियों कर ली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पूर्वी घाट व पहाड़ियाँ, ठीक है। पूर्वी घाट व पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र पूर्वी घाट का है, जिसके अंदर उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र आते हैं, दक्षिणी पूर्वी भारत के दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र आते हैं, जिसके अंदर तमिलनाडु की उच्च भूमि उसके साथ में आती है। 3 भाग हो गए ना, ये तो पूर्वी भाग हो गया, ये वाला दक्षिणी पूर्वी भाग हो गया पठार का, और ये दक्षिणी भाग में तमिलनाडु की उच्च भूमि हो गई। तो यहाँ पर पूर्वी भाग में देखें तो इसका पूर्वी भाग राजमहल की पहाड़ियों और गढ़जात की पहाड़ियों से संबंधित है। मध्यवर्ती भाग में डेल्टाई भाग है, जिसमें गोदावरी कृष्णा का भाग है, और यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र है इस घाट पर, इसके सबसे ऊंची चोटी वो यहीं पे है, विशाखापट्टनम। कौन सी चोटी है?
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, वो यहीं पर है। पश्चिमी घाट की तो सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, ठीक है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पे विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो जहाँ पर आकर के मिलते हैं वो भी एक पर्वतीय श्रृंखला है या पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सी पहाड़ी है यहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी। नीलगिरी ही इनका मिलन क्षेत्र है। किसका? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का, दोनों का मिलन क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्षेत्र है, नीलगिरी की पहाड़ी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर। वैसे देखें तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो अन्नामलाई की पहाड़ी जो तमिलनाडु में है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर ऊंची, ठीक है। तो यहाँ पे अनाईमुडी है, ऊपर दोदा बेटा है जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली पर्वतीय क्षेत्र है या पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ पे आगे बात करें हम इसके क्षेत्रों की, तो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है पूर्वी घाट की, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ शीतकालीन वर्षा होती है। कहाँ होती है? देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाले विशाखापट्टनम वाले क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, तो ऊंचा भाग है। इसलिए नीचे भी यहाँ पे तमिलनाडु में यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, जिसमें नल्लामलाई है, यहाँ पे नल्लामलाई, अन्नामलाई, यहाँ पे जवेदी, कार्डोमम, इलायची की पहाड़ियाँ, ये सब तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है। बीच वाला जो भाग है वो नीचा है, घाटी वाला क्षेत्र है, जिसके अंदर नदी बहती है, यहाँ पे कावेरी नदी। कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी। तो ये भाग कावेरी का निम्न बेसिन वाला क्षेत्र हो गया, जिसको कोरोमंडल भी बोलते हैं। ये भाग हो गया, कौन सा हो गया? इस भाग को कावेरी निम्न भूमि या निम्न बेसिन, ठीक है, या इसका नाम कोरोमंडल तट हो गया, कोरोमंडल तट हो गया। समझ गए बात? तो यहाँ पर इस भूमि में, इस जगह की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको कहते हैं कोरोमंडल तट या कावेरी निम्न बेसिन। यहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है, जब पवनें इधर की ओर जाती है ग्रीष्मकालीन, वो वापस लौट करके जब आएंगी भारतीय स्थलीय क्षेत्र से, तो भारत का ये वाला क्षेत्र कोरोमंडल वाला इस वर्षा को प्राप्त करता है। बाकी भारत में अंडमान निकोबार में भी शीतकालीन वर्षा होती है और कोरोमंडल में होती है, बाकी कहीं पे शीतकालीन वर्षा नहीं होती। जो मानसून की वर्षा है, शीतकालीन मानसून की, वो भारत में कहीं नहीं होती, केवल कहाँ होती है? पूर्वी घाट में, कावेरी बेसिन और कोरोमंडल तट पे होती है, और अंडमान पे होती है। अंडमान पे इसलिए होती है कि ये बंगाली खाड़ी में वाला भाग है, तो इधर से आने वाली पवनें इसमें वर्षा कर देती हैं। लेकिन भारत से लौटने वाली जो पवनें हैं, ये पवनें केवल कावेरी निम्न बेसिन में ही वर्षा कर पाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है पूर्वी घाट की, ठीक है। तो ये पूर्वी घाट की हमने बात कर ली है। आगे की बात करें हम, यहाँ पे 8वां प्रकार था जो मेघालय मिकिर की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ यहाँ पे? मेघालय व मिकिर की पहाड़ियाँ। इस क्षेत्र में हम बात करें भारत के इस भाग में बात करें तो यहाँ पे मेघालय राज्य है, इसके ऊपर से यहाँ पे असम राज्य है। यहाँ पे छोटा सा राज्य कौन सा है? मेघालय। यहाँ पे जब हमने बात की थी गारो अंतराल की या राजमहल गारो अंतराल की या मालदा गैप की बात की, तो इस मालदा गैप के बनने से पहले ये भाग प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ा हुआ था। ये धंसाव यानी इसमें अवतलन की क्रिया हुई, धंस गया है, तो इसके ऊपर गंगा नदियों के द्वारा या ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो मिट्टी का जमाव किया गया, तो उस गड्ढे को या उस अवपातन की क्रिया को भर दिया गया। तो यहाँ पे जो भाग बना वो क्या बना? मालदा गैप, ठीक है। तो ये भूमि है, उच्च भूमि है, ये पठारी भाग का ये अवशिष्ट भाग है, जो कि मेघालय पठार या शिलोंग के पठार के नाम से जाना जाता है, मिकिर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस शिलोंग के पठार के उत्तरी सीमा पर स्थित गारो, खासी और जयंतियाँ 3 पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो कि यहाँ पे सबसे अधिक यानी कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा कराने में योगदान रखती हैं। यहाँ पर 3 पर्वतीय क्षेत्र हैं
तीनों की आकृति, जैसे यहाँ पे बात करें तो ये 3 पर्वतीय क्षेत्र हैं इस शिलोंग के पठार के उत्तरी सीमा पर। यहाँ तो असम है, इधर तो क्या है असम, इधर क्या है मेघालय, ठीक है। तो इस भाग में बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी शाखा है इससे ये घनघोर वर्षा करेगी, क्योंकि इधर से पवनें आएंगी, इस कीप नुमा आकृति में यहाँ पे इसमें कैद हो जाएंगी और यहाँ पे बहुत सारी वर्षा कर देंगी। विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है मासिन राम मेघालय, वो यहीं पे है। चेरापूंजी है वो भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये गारो खासी जयंतियों वाला क्षेत्र यहाँ पर है जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। अब देखो यहाँ पर भी वृष्टि क्षेत्र वाला और वृष्टि छाया प्रदेश दोनों है। यहाँ पर इस तरफ से जाते हैं तो यहाँ तो वर्षा करेंगी, तो ये वृष्टि क्षेत्र हो गया। अब इसके दूसरी साइड में जब इस पर्वतीय क्षेत्र को पार करके यहाँ पे आएंगी, यहाँ अगर पवन आएंगी दूसरी तरफ, तो वहाँ पे वर्षा इतनी नहीं कर पाएंगी। इस क्षेत्र में तो 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है वार्षिक, जो कि मासिन राम वाला क्षेत्र है, शिलोंग पठार है। इसके पूर्वी या उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में तो वर्षा हो गई, इसके उत्तरी भाग में जहाँ असम का गुवाहाटी क्षेत्र है, कौन सा है असम का गुवाहाटी क्षेत्र, इसमें वर्षा 150 सेंटीमीटर ही करती है औसत रूप में। तो आप देख लो एक ही स्थान है, ठीक है, बीच में केवल पर्वतीय क्षेत्र है। ये पर्वतीय क्षेत्र ही यहाँ पे वर्षा का कितना बड़ा अंतर कर देती है। पवन सम्मुख भाग होगा तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी, पवन विमुख ढाल होगा वहाँ पे वर्षा कम होगी। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। गुवाहाटी है असम का, ध्यान में रखना, असम का गुवाहाटी भी वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। जो पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग है कर्नाटक वाला, वो भी वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। और जो लेह है, लेह वाला क्षेत्र है, जो लेह मरुस्थल बना हुआ है, ठंडा मरुस्थल है जम्मू कश्मीर में, वो भी वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। और जो अपना राजस्थान का पश्चिमी भाग है, अरावली का पश्चिमी भाग, जिसके अंदर 12 जिले आते हैं, वो भी वृष्टि छाया प्रदेश में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ इन क्षेत्रों में ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र हैं, इधर से पवनें आएंगी वो यहाँ वर्षा कर देगी। इसका वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा होगा, ये वाला। तो पश्चिमी भाग में वर्षा कम होने का कारण वृष्टि छाया प्रदेश भी है। तो ये आपने 8 प्रकारों की बात कर ली है। प्रायद्वीपीय पठार के 8 प्रकार हमने देख लिए हैं। सबसे पहला देखा हमने उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, फिर देखा दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि, फिर देखा उत्तरी दक्कन प्रदेश, उसके बाद में दक्षिणी दक्कन प्रदेश, फिर हमने देखा यहाँ पे पूर्वी पठारी क्षेत्र, फिर पश्चिमी घाट और पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट और पहाड़ियाँ, और लास्ट में देखा हमने मेघालय या मिकिर की पहाड़ियाँ। वो कहाँ पर हैं, ये शिलोंग या मेघालय पठार वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया प्रायद्वीपीय पठार की। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वाला तटीय मैदानों की और द्वीपीय क्षेत्रों की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू।